हेलो गाइड्स, लेट्स स्टार्ट और करंट अफेयर्स लेक्चर। आज का जो करंट अफेयर्स का लेक्चर है आपका बहुत ही ज़्यादा क्रुशियल एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेक्चर में ऐसा क्या होने वाला है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का जो सवाल है वो मेजोरिटी जो है मैंने स्टेटमेंट बेस जो है, जो सवाल आपको आते हैं एग्जाम में स्टेटमेंट बेस सवाल, उनके ऊपर ज़्यादा मैंने फोकस किया है। ठीक है, तो मेजोरिटी जो सवाल आज बनेंगे वो स्टेटमेंट बेस ही बनने वाले हैं। ठीक है, और फिर स्टेटमेंट बेस सवालों को आपको एनालाइज करना है, थिंक करना है, एंड देन यू विल ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मैंने जो भी प्रीवियसली हैपेंड जो एग्जाम्स हुए हैं, लाइक आईबीपीएस के मेंस हो, एसबीआई के मेंस, पैटर्न के ऊपर सवाल आपको पूछे गए थे, जो भी करंट टॉपिक्स के ऊपर सवाल पूछे गए थे उनको लेके या फिर उनको सोच के मैंने सारे सवाल आपके लिए डिजाइन किए उसी पैटर्न के ऊपर। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ भले आज आप लोग थोड़ा सा समय लीजिए, लेकिन आप थोड़ा सोचिए, थिंक कीजिए एंड देन मार्क द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये सवाल भी जारी होगा कि सर अभी हम सबके लिए तो ये टॉपिक नए होंगे, तो जो भी बच्चे हैं जिनके लिए ये टॉपिक नए हैं या फिर जिन्होंने कभी भी ये टॉपिक के बारे में नहीं सुना है, मैं चाहता हूँ आप लोग क्या करो, आप लोग उसके नोट्स बनाओ। ठीक है, आप लोग क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं और फिर लिखना है उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग। ठीक है, तो नोट्स मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप उस टॉपिक का नोट्स बनाओगे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी टेक्निक इस्तेमाल करके इंटरनल थोड़ा सा टेक इट एज अ टेस्ट। मतलब माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज दैट कि टेक इट एज अ टेस्ट। ठीक है, कि टेस्ट दे रहे हैं आप, ऐसे सवाल करिए। बस मैं यहाँ पर आपको एक हेल्पफुल रहूंगा कि मैं आपको क्या करने वाला हूँ, सवाल के जो है एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा, ताकि फिर आप लोग अच्छे से उस पर्टिकुलर सवाल को समझ भी पाए। ठीक है ना। अब देखो क्या है ना कि जब भी इस चीज़ के बारे में हम बोलेंगे या फिर जब भी डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, तब ना एक चीज़ आप कॉमन करना कि बहुत लोग फिर मुझे पूछेंगे कि सर कहाँ से ये सवाल पढ़ना चाहिए। तो मैंने ये सारे सवाल जो आपके वो करंटली जो न्यूज़पेपर आए, इंडियन एक्सप्रेस के जो आर्टिकल आए हैं, वहीं से जो मैंने ये सारे सवाल जो है आपके लिए पिक किए हैं। ठीक है, नाउ चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट मच वेस्टिंग अवर टाइम। लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। ठीक है, पहला जो सवाल है आपके सामने पेश होने जा रहा है। यस, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा सोचिए एंड उसके बाद जो है करेक्ट आंसर मार्क कीजिए। मैं आप सबको 20 सेकंड दे रहा हूँ सोचने के लिए। आई जस्ट होप कि आप लोगों ने जो ये पर्टिकुलर पर्सनालिटी है, लाइक मौलाना आज़ाद साहब जो है, उनके बारे में लाइफ में कभी तो सुना होगा। ठीक है, बड़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी ये है। ओके, चलो, आई होप कि आप लोगों ने आपका करेक्ट आंसर जो है वो मार्क कर लिया होगा। ठीक है, अब देखो आप में से ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारे बच्चे जो है आप में से ऐसे होंगे कि जो अभी ये सोचेंगे कि सर हमें इसके बारे में तो कुछ ही पता नहीं था, हमने तो ऐसे ही अंदाज लगा दिया। तो ना आप लोग ज़्यादा इसके ऊपर सोचो मत, आपके लिए ये आपके नोट्स हैं। इस तरीके से सोचना कि आपके लिए क्या, आपका एक नोट मेकिंग का जरिया है। ठीक है, हम क्या बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, ऐसा आप सोचो और फिर उसके हिसाब से जो है चीज़ों को डिज़ाइन कीजिए। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग पहले हेडिंग दो आपके नोट्स में, दैट इज मौलाना मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप। ठीक है, देखो पहला क्या है, फेलोशिप क्या है। इट्स अ 5 ईयर फेलोशिप गिवन इन अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, 5 साल की फेलोशिप है। ठीक है, इट्स अ 5 ईयर फेलोशिप गिवन इन द फॉर्म ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, तो दैट इज वेरी ट्रू स्टेटमेंट। 5 साल की फेलोशिप प्रोग्राम है, ये 5 साल का फेलोशिप प्रोग्राम है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट
प्रोग्राम माना जाता है। ठीक है, सो 5 ईयर फेलोशिप प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। सो योर स्टेटमेंट नंबर 1 इज वेरी मच करेक्ट। ठीक है, नाउ सेकेंड देखो क्या है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है यूजीसी। यूजीसी ना, वैसे भी यूजीसी बहुत न्यूज में रहता है फॉर वेरियस रीजन, बिकॉज जो यूनिवर्सिटीज है उनको जो हम रैंक करते हैं, उनके जो मतलब ग्रेड्स होते हैं, उसके लिए यूजीसी ऑलवेज न्यूज में रहता है। ठीक है, तो जो यूजीसी है उनके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो यूजीसी इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर फेलोशिप। ठीक है, जो यूजीसी है वो क्या है, एक इम्प्लीमेंटेड एजेंसी है इस पर्टिकुलर फेलोशिप के। तो इवन दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बोथ द स्टेटमेंट जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, आपके सही स्टेटमेंट है। मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। इसके साथ साथ आप इस तरीके से भी इन चीज़ों को समझना मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये भी समझो। ठीक है, जो भी डॉक्टरियल या फिर रिसर्चर स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम अप्रोक्स 30 कंट्रीज, 30 यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, पूरे भारत भर में जो 30 यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, विच हैव रिटर्न अ सेपरेट लेटर, उन्होंने एक लेटर लिखा है, लेटर टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, यूनियन मिनिस्ट्री माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, दैट दे मस्ट इंक्रीज द स्कॉलरशिप्स अंडर द मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप। ठीक है, तो इसके कारण क्या है ना, ये पर्टिकुलर इस कारण की वजह से जो ये पर्टिकुलर फेलोशिप प्रोग्राम है वो यूज में आ जाता है। ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव क्या है ना, ऑब्जेक्टिव तो वही है, दैट वी नीड टू प्रमोट द रिसर्चर एंड डॉक्टरेट इन अवर कंट्री, हमारे बच्चे भी रिसर्च वर्क एंड डॉक्टरेट वर्क में आगे बढ़े, इसलिए उनको जो 5 ईयर जो है फेलोशिप दी जाती है। ठीक है, इट इज गिवन टू द स्टूडेंट फ्रॉम 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज। तो ये नहीं कि सभी को मिलता है, जो माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट है उन्हीं को मिलेगा, विच स्पेसिफिकली इंक्लूड द बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, पारसी, सिख। ठीक है, इन्हीं को जो है, इसी माइनॉरिटी कम्युनिटीज को है जो पर्टिकुलरली जो मौलाना अब्दुल कलाम, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप में जो है इनको ही हम प्रमोशन करते हैं। ठीक है, दिस विल इनेबल देम टू बी एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, टू द पोस्ट विथ एमफिल एंड पीएचडी, okay, as the prerequisites, including the post of assistant professor in various academic institutions। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंटेड एजेंसी, जैसे मैंने बोला, जो यूजीसी है आपका, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये एक नोडल एजेंसी है फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, चलो, आई होप कि आप लोगों को जो है ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से नोट करके रखी है आपके करंट अफेयर्स के नोटबुक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने पेश होने जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए एंड ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। यस, देखो ना, अभी आप लोगों को पता होगा कि भारतवर्ष के इस पूरे इतिहास का एक स्वर्ण काल है, कि जैसे राम मंदिर जो है अभी बनाया जा रहा है, उसका इनॉग्रेशन भी है। ठीक है, तो टेम्पल्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट के भी बहुत सारे इनिशिएटिव है जिसके तहत जो है टेम्पल्स को इनॉग्रेट किया जाता है, टेम्पल्स को बनाया जाता है। ठीक है, तो टेम्पल्स के ऊपर मुझे मुझे ऐसा इंटरनली लगता है कि अगर टेम्पल इतने ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है, तो जो कुछ इम्पोर्टेंट टेम्पल्स जो अभी न्यूज़ में रहते हैं, तो उनके रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन होना, एक बेसिक आइडिया होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी
बन जाता है। इसलिए मैंने स्पेसिफिकली जो है ये पर्टिकुलर टेम्पल्स को यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन के फॉर्मेट में रखा है। ठीक है, तो ये जो टेम्पल है श्रीमुख लिंगम टेम्पल। ठीक है, श्रीमुख लिंगम टेम्पल, इसके बारे में आपको सही स्टेटमेंट बताने हैं। ठीक है, देखो पहले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर बीन करेक्ट, ये आपको पूछा है। ठीक है, इट्स अ कलिंग आर्किटेक्चर स्टाइल टेम्पल, कलिंगा आर्किटेक्चर स्टाइल टेम्पल। ठीक है, तो दिस इज वेरी ट्रू, कलिंग आर्किटेक्चर स्टाइल का टेम्पल है। इट्स बिल्ड बाय द पला किंग धर्मपाला। ठीक है, इट इज बिल्ड बाय द पला किंग धर्मपाला। तो ये नहीं है कि इट इज नॉट बिल्ड बाय द करमपाला, ये करमपाला द्वारा इसको बिल्ड नहीं किया गया है। ओके, इज नॉट बिल्ड बाय द करमपाला। एक पर्टिकुलर राजा है जिसको हम बोलते हैं कमरनावा। इसके बारे में हम अगले स्लाइड में आपको दिखा दूंगा। ठीक है, कमरनावा। ठीक है, सेकंड, इनके द्वारा जो है इस पर्टिकुलर टेम्पल को क्या किया गया है, बिल्ड किया गया है। देन सेकंड, इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, वंशधारा, तो ये रिवर है जिसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तो दैट रिवर इज अ ट्रू। है, तो अगर आप देखोगे तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तीसरा स्टेटमेंट सही है। आपका सवाल क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है उसके बारे में आपको पूछा है। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट। कितने स्टेटमेंट करेक्ट है आपके, दो स्टेटमेंट जो है वो क्या है आपके करेक्ट है। ठीक है ना, तो दिस इज अगेन वेरी मच। फिर हाँ, ये भी सवाल आ जाएगा दिमाग में आपके कि भाई ये फिर न्यूज़ में क्या है, वाई दिस इज अ न्यूज़। ठीक है, तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, दे हैव assured टू सेंड अ नोट टू यूनेस्को over the inclusion of Srimukh Lingam Temple in Andhra Pradesh in a World Heritage Structure list. तो दिस इज अगेन वेरी मच इम्पोर्टेंट, जो भी वर्ल्ड हेरिटेज स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी जो लिस्ट है यूनेस्को की। ठीक है, तो उसमें जो है ऐड करने के बारे में ये बोल रहे हैं, तो इसलिए ना ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप पूछेंगे आपको कि भाई ये जो टेम्पल जिसकी बातचीत चल रही है वो कौन से स्टेट में बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। दिस इज बिल्ड इन अ कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल। जो कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल है वहाँ पे बिल्ड होना चाहिए। इट इज लोकेटेड इन अ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। टेम्पल इज अ बिल्ड इन अ कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल। ठीक है, इट इज दिस टेम्पल इज लोकेटेड ऑन अ बैंक्स ऑफ, ठीक है, वंशाधरा रिवर। इज लोकेटेड on a bank of a Vamsadhara river, ठीक है, which is dedicated to Lord Shiva, which is a form of Lord Shiva, ठीक है। Shivlinga here has a mukh or facial representation of a Lord Shiva, ठीक है। यहाँ पे जो शिवलिंगा है, ठीक है, शिवलिंगा here has a mukh or facial representation of a Lord Shiva. Then it was constructed in the 9th century. It was constructed in the 9th century CE by the king of Eastern Ganga dynasty. It was built by the Kamarnava II. It's a Raja, okay, ruler from the family line of Eastern Ganga. Okay. So if you look at this, so only one and three is a correct, not two. Only one and three is a correct. सेकेंड ट्रीटमेंट क्या है आपका, वो रॉन्ग है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने इस पर्टिकुलर टेम्पल के बारे में अब आराम से नोटबुक में आपके लिख लिया है, अगेन विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर ना आपको सही ही मार्क करना, एनी हाउ यू टू मार्क द करेक्ट आंसर। ठीक है, वाई, बिकॉज मैंने बहुत बार उस चीज को डिस्कस भी किया है, प्लस अभी फिलहाल वो बहुत ज्यादा न्यूज में भी है। थोड़ा सोचना फिर ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर।
ओके। हम्म। चलो, आई जस्ट होप कि आप लोगों ने सवाल को थोड़ा सा पढ़ा होगा अच्छे से, डिटेल में। ठीक है। एंड फिर जो है आपने इसको मार्क किया होगा। ठीक है। देखो, यहाँ पर क्या चीज़ चल रही है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है। यहाँ पर लिखा है ग्रीन डिपॉजिट्स। ग्रीन डिपॉजिट, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पे लिखा है डिपॉजिट्स। ठीक है। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज डिपॉजिट। तो पहले तो ये सब बता दो मुझे कि डिपॉजिट क्या होता है। डिपॉजिट्स, एक बहुत जनरली बात करूँ ना मैं, तो डिपॉजिट्स आर द liabilities for the banks and the asset for the customers is a deposit are the liabilities for the banks and asset for the customers। ठीक है। दो टाइप ऑफ डिपॉजिट होते हैं। पहला डिपॉजिट होता है जैसे कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट, जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। सेकेंड टाइप का जो डिपॉजिट होता है उसे हम टर्म डिपॉजिट बोलते हैं, इसको टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं। ठीक है। डिमांड डिपॉजिट के दो हिस्से आ जाते हैं आपके। एक आता है आपका सेविंग अकाउंट, एक बन जाता है, और सेकेंड जो आपका करंट अकाउंट बन जाता है। ठीक है। टर्म डिपॉजिट पे टाइम डिपॉजिट के दो हिस्से पड़ जाते हैं। एक पड़ जाता है आपका एफडी, एंड सेकंड पड़ जाता है आपका आरडी। एफडी एंड आरडी। तो डिमांड डिपॉजिट के दो हिस्से मिल जाएंगे आपको। कासा हिस्सा बोलते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। टर्म डिपॉजिट्स के दो हिस्से पड़ जाएंगे आपके, एफडी एंड आरडी। ठीक है। तो जो भी लोग ऐसे लोग होते हैं जिनको दोज हु वांटेड टू इन्वेस्ट इन एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट। ठीक है। दोज पीपल्स या फिर दोज इन्वेस्टर्स, those people who wanted to invest, people who wanted to invest, people who wanted to invest in, people who wanted to invest in environmental friendly project, people who wanted to invest in environmental friendly project, the people who wanted to invest in a environmental friendly project, people who wanted to invest in a environmental friendly project। ठीक है। तो उनके लिए जो डिपॉजिट्स होते हैं, दैट डिपॉजिट इज टू बी टर्म एज अ ग्रीन डिपॉजिट, ताकि क्या हो ना, वो जो पैसा होगा जो ऐसे ही प्रोजेक्ट में खर्चा कर दिया जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा आपको, मतलब वो पैसा वहीं पे खर्च किया जाएगा जहाँ पर इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स होंगे। ठीक है। और जैसे आपका जो एफडी होता है, जो फिक्स डिपॉजिट होता है, ठीक है, उसके ऊपर किस तरीके से आपको इंटरेस्ट रेट मिलते रहते हैं, उसी तरीके से जो ग्रीन डिपॉजिट होगा उसके ऊपर भी आपको जो है इंटरेस्ट मिलते रहेंगे। बस ये जो ग्रीन डिपॉजिट्स, ये होगा कि इसमें जो पैसा होगा वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट में ही इस्तेमाल किया जाएगा, उनको प्रमोशन के लिए। फिर आता है कि ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है जो हम बोलते हैं कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। जैसे कि आपका हो गया सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है। विंड एनर्जी का कोई प्रोजेक्ट हो गया, आपका सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। ठीक है। जो भी आपके रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, जो भी आपके जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, उन सब रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो वहां पर जो है आपका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो दैट्स ऑल डिपॉजिट टू बी कॉल्ड एज अ ग्रीन डिपॉजिट। उन सबको क्या बोलते हैं? ग्रीन डिपॉजिट प्रोजेक्ट के बारे में बोलते हैं। ठीक है। तो अगर आप, तो हाँ, तो और उसी प्रोजेक्ट जो डिपॉजिट होंगे उनके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी जो है मिलता रहेगा। ठीक है। उसके ऊपर आपको क्या करता रहेगा, जो आपको इंटरेस्ट है वो भी मिलता रहेगा। ठीक है। तो दैट इज अगेन वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है। नाउ, अब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट। इट्स अ फिक्स टर्म डिपॉजिट फॉर दोज हु वांट टू इन्वेस्ट इन अ एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट। इट्स वेरी ट्रू। ठीक है। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, देखो, इट इज नॉट कवर्ड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। सो हाउ मच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है। आई होप आपको जो कंसेप्ट है ग्रीन डिपॉजिट का अच्छे से समझ में आ रहा है। देखो, यहाँ पर फिर ये क्यों न्यूज में है, इसके रिगार्डिंग नोट भी बना के रखना। रिसेंटली क्या हुआ है, तो कि said that आरबीआई said that it is not a mandatory for banks and NBFCs to raise a green deposit. It is not mandatory. Yeah, it is not mandatory for banks as well as the NBFCs to raise a green deposits. Okay, so in general term,
व्हाट इज ग्रीन डिपॉजिट? जैसे मैंने बोला, इट्स अ फिक्स टर्म डिपॉजिट फॉर दोज हु वांट टू इन्वेस्ट इन एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, environmental friendly project. It is just like a regular FD scheme, but a green deposit pay the interest to investors as a fixed term. Okay, the banks get from depositor holders get a unmark for the allocation to the green finance. Okay, so green fixed deposit, also known as the environmental friendly fixed deposits. Okay, it's a financial instrument which encourage a sustainable development by channelizing funds towards the project, focus on renewable energy, clean technology, and other environmental beneficial activities, which is again very much important. ठीक है ना? तो इसको आपको क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक है ना? इसमें और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, इसको याद कर लेना प्लीज। जो ग्रीन एक्टिविटीज होती है, प्रोजेक्ट होते हैं, विच इज फाइनेंस अंडर द फ्रेमवर्क, can be classified under as a priority sector. Okay, if they meet a requirements laid down in a priority sectors lending, which is the guidelines of RBI, which is again the guidelines of the RBI. The current framework permit green deposits to be denominated in Indian rupees only. Okay, ये इसको मार्क करके रखना। जो करंट फ्रेमवर्क है उसके अंतर्गत ग्रीन डिपॉजिट टू बी डिनोमिनेटेड इन द इंडियन रुपीज ओनली। ठीक है, on maturity, the green deposit would be renewed or withdrawn at the option to the depositors. Okay, that is again very much important. ठीक है, आई होप आप लोगों को जो ये कंसेप्ट है ग्रीन डिपॉजिट का, जो भी आपको इससे बात कभी भी आ जाएगा तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर लोगे। ठीक है, दैट्स इट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी, बट आई वांट यू टू बी थिंक ऑन इट एंड मार्क द करेक्ट आंसर। ओके, ओके, चलो। यस, लेट्स डू इट। तो जो वारली पेंटिंग है, ठीक है, अगेन आई डोंट नो, आप में से अगर कोई नए बच्चे होंगे तो आप में से कितने लोगों ने वारली पेंटिंग के बारे में कभी लाइफ में सुना है तो नहीं सुना है, बट अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वारली पेंटिंग हमारे ट्रेडिशन का वो एक हिस्सा है। ठीक है, तो वारली पेंटिंग क्या है, देखो क्या होता है वारली पेंटिंग। क्या ऐसे कुछ डायग्राम्स अगर आपने ट्रायंगल के फॉर्मेट में ऐसे ऐसे, आई एम वेरी बैड एट इट, एक्चुअली आई एम वेरी बैड, सो आई एम नॉट ड्राइंग इट, आई एम वेरी बैड। बट ऐसे अगर आपने डायग्राम्स देखे होंगे, ज्योमेट्रिकल फॉर्मेट में बहुत बार ये होते हैं। ठीक है,
So which is again very important. It's a tribal art form, very true. It's a tribal art form, specifically नॉर्थ सह्याद्री रेंज है ना, महाराष्ट्र, यस, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा मिलता है। अगर आप अजंता वेरूळ में भी जाओगे तो वहां पर भी आपको वारली वारली पेंटिंग नॉर्मली, जो भी एशियंट पेंटिंग है, तो आपको नॉर्मली किसी केव में जाओगे आप, तो वहां पर या फिर छोटे से टेम्पल में भी जाओगे ना, तो वहां पर भी आपको ये पेंटिंग मिल जाएगी, उसमें ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ करेक्ट। वन ऑफ द सेंट्रल एस्पेक्ट डिपिक्टेड इन अ पेंटिंग इज द टर्पा डांस, ठीक है। टर्पा डांस, तो अगर आप देखो ना, वो देखा आप, ऐसे बड़ा बड़ा डोल होता है उसके ऊपर, ठीक है, ऐसे स्टिक ट्रायंगल टाइप डायग्राम ड्रॉ करो ऐसे। इफ आई ट्राई टू ड्रॉ इट तो आई एम वेरी बैड, आई डोंट नो वेदर इट्स अ करेक्ट ड्राइंग और नॉट, या बाहर लेके, ठीक है। तो ऐसे, लेकिन कुछ फॉर्मेट में होता है ऐसे कुछ, तो फिर वो बनाएगा वारली ड्राइंग समथिंग, ट्रायंगल्स फॉर्मेट होंगे वहां पर आपके, ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप्स होंगे, फिर उसमें वो डायग्राम बनाई होगी, ठीक है। सो दिस ऑल बोथ द स्टेटमेंट जो कि अबव मेंशन है वेरी करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट आर वेरी मच अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ, तो इसका जो एग्जीबिशन है रिसेंटली न्यूज में क्यों, फिर इसका जो एग्जीबिशन है, ठीक है, इनहेरिटेड आर्ट्स फॉर्म्स ट्रेसेस द आर्टिस्ट जर्नी, ठीक है, ऑफ द सेलिब्रेटेड, ठीक है, मैशे फैमिली एंड देयर एफर्ट्स इन रिवाइविंग द वारली पेंटिंग, ठीक है। It is a style of a tribal art created by the tribal peoples from North Sahyadri range of Maharashtra. This art form traces back to the 10th century AD। आप समझे, 10th century AD, ठीक है, मतलब हजारों साल पहले, ठीक है। बट was the first discovered and appreciated for his distinctive style only in the early 1970। तो यही होता है ना, मतलब हमारा खुद का आर्ट एंड कल्चर है, हमारा खुद का ट्रेडिशनल ये है, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं होता है, या हमें बहुत आगे बाद में जाके पता चलता है इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। इट वॉज ट्रेडिशनली प्रैक्टिस बाय द वुमेन, मोस्ट ऑफ टाइम फीमेल्स इसको प्रैक्टिस करती थी, ठीक है, ऑफ द वारली ट्राइब्स, ठीक है, हु डेकोरेटेड, ठीक है, द लगन चौक और वेडिंग स्क्वेयर्स, ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर diagrams or in that particular figures, ठीक है। So that is very much important, and I hope you all are aware about this particular style of painting, ठीक है। Now next क्वेश्चन आपके सामने है, अगेन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा सोचो और फिर मार्क करो। ओके, ठीक है। तो आप लोगों ने थोड़ा, बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ही ये वर्ड सुना होगा, दैट इज नेशनल ट्रांजिस्ट पास सिस्टम, पहली बार भी सुना होगा, ठीक है। देखो सेट, अब ना, ठीक है, पहली बार भी सुना होगा तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ, हम लोग मिलके इसका नोट्स बनाएंगे, हम मिलके इस चीज को समझेंगे, ठीक है। देखो ये क्या है, इट फैसिलिटेट द सीमलेस ट्रांजिट ऑफ टिम्बर, बाम्बू एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर देश में अगर कोई स्टेट है, वहां से किसी दूसरे स्टेट में अगर आपको बाम्बू टिम्बर लेकर जाना होगा, तो उसकी जो परमिशन लगती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि विदाउट परमिशन आप नहीं लेके जा सकते हो। आपको सबको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में जो इस तरीके की तस्करी, जिसे हम बोलते हैं तस्करी, करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होती है फॉर द इन्वायरमेंट पर्पस के, ठीक है। इसलिए उनको ना रोकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए किसी स्टेट गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट से दूसरे स्टेट गवर्नमेंट में जब भी इस तरह की कुछ चीजें अगर पास होती रहती हैं, तो ना उसके ऊपर मतलब रेगुलेशन लगाए जाते हैं, ठीक है।
एंड दैट रेगुलेशन लगाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है जब भी ये चीजें पास आउट होती है तो। ठीक है। तब ये जो फिर रेगुलेशंस है उसके लिए, तो उसके लिए फिर ना अब देखो टाइम भी जाएगा, रेगुलेशन है तो फिर टाइम जाएगा, टाइम भी जाएगा, शायद करप्शन भी हो जाए उस केस में। ठीक है। तो इसके लिए एक क्या लगाया गया है, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम के बारे में डिस्कस हम कर रहे हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, आपका करेक्ट ही है। ठीक है। देन it allow users to self-generate no obligation certificate for exempted tree species। जो ट्री स्पेसीज exempted है, जिनको आप इजीली लेके जा सकते हो, उसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं लगेगा आपको। तो वहां पे तो आप सेल्फ ही एनओसी क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो, विच इससे क्या हो जाएगा, स्पीडी काम हो जाएंगे, जल्दी जल्दी जो है काम हो जाएंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है। सो बोथ द स्टेटमेंट जो अबाउ मेंशन है क्या है आपके लिए, करेक्ट स्टेटमेंट ही है। ठीक है ना। देखो, तो अब ये न्यूज में क्यों है तो समझो। जो इंडियन मिनिस्टर है इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, ठीक है, विच हैज लॉन्च अ नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम एज एनटीपीएस फॉर द पैन इंडिया। ठीक है। नाउ व्हाट इज इट ऑल अबाउट, इट अबाउट फैसिलिटेट द seamless transit of timber, bamboo, and other forest produce across the country. Currently, the transit permit are issued for transport of a timber and forest produce based on a state-specific transit rules. ठीक है। एनटीपीएस को हम और एक नाम से बोलते हैं, वन नेशन वन पास रिजम। इट्स वन नेशन वन पास रिजम, which enables a seamless transit across the country, which enable the seamless transit across the country. ठीक है। Currently, the transit permit are issued for transport of timber and forest produce based on the state specific transit rule। अभी क्या है, स्टेट स्पेसिफिक है, जैसे मैंने बोला एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप लेके जा रहे हो तो उसको ना उस पर्टिकुलर स्टेट को रूल्स एंड रेगुलेशन लगाएंगे फिर वो। ठीक है। एनटीपीएस से क्या हो जाएगा, तो वन नेशन वन पास रिजिम हम एस्टैब्लिश कर पाएंगे, विच विल इनेबल, तो जो ट्रांजिट है बिटवीन द टू कंट्री तो क्या हो जाएगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी बिटवीन स्टेट, और बहुत ज्यादा अच्छे से जो है ट्रांसफर जो है हो पाएगा। ठीक है ना। इससे और एक चीज याद कर लो। ठीक है। दिस इनिशिएटिव विल स्ट्रीमलाइन द टिम्बर ट्रांजिट परमिट by providing unified online mode for tree growers, okay, and farmers involved in agroforestry across the country, contributing to the ease of doing business. ठीक है। The QR coded transit permit generated under the NTPS will allow the check gates across various states to verify the viability of the permits and allow the seamless transit. Okay. द नोडल मिनिस्ट्री, व्हाट इज नोडल मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री का ये प्लीज इसको लिख लो, मार्क कर लो, बिकॉज मिनिस्ट्री को याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है। चलो, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसके इस क्वेश्चन में तो मैं आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूंगा। आप सबको इस प्रोजेक्ट डिटेल में सब प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, और सवाल का आंसर भी जो है आपको आना चाहिए। ठीक है। प्लीज थिंक एंड मार्क द करेक्ट आंसर। ओके। चलो, कि आई जस्ट होपिंग कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने है सही आंसर मार्क किया होगा। ठीक है। बिकॉज मैंने खुद में भी आपके साथ शायद डिस्कस किया होगा। ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में जो प्रोजेक्ट है जो इंडिया में चल रहे हैं उसमें से एक प्रोजेक्ट है जिसको रिसेंटली ही इनॉग्रेट किया गया है। क्या नाम है प्रोजेक्ट का, ठीक है,
मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट, जिसको हम अटल सेतु प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। इट्स नॉट मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट, इसका और एक नाम क्या है आपका, अटल सेतु ब्रिज। ठीक है, अटल सेतु ब्रिज इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस ब्रिज कनेक्ट मुंबई विद नवी मुंबई, दिस इज वेरी ट्रू। ठीक है, एंड बहुत बार अगर आपने स्पीच भी सुना होगा ना, तो पीएम ने ना बहुत बार एक पर्सनैलिटी का नाम ले रहे थे, वो शिंजो अबे। ठीक है, शिंजो अबे ना उस समय जापान के सुप्रीम लीडर थे। ठीक है, तो उनके द्वारा ही इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को फाइनेंस भी प्रोवाइड किया गया था। तो इवन दिस इज ऑल्सो ट्रू कि दिस प्रोजेक्ट इज बीन फाइनेंस्ड बाय द जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। ठीक है, यानी बोथ द स्टेटमेंट के आपके लिए ट्रू है। ठीक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना जानना काफी नहीं है। अब हमें ना इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर नोट्स भी बनाने हैं, और आप सब लोग मेरे साथ नोट्स बनाओगे। इसलिए वेरी फर्स्ट गिव द हेडिंग द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, अम, ठीक है, बट दिस इज हैज बीन डन, दिस ऑलरेडी बीन, देखो मैंने जब ये नेक्स्ट ईयर में बोला, मतलब 2024 के जनवरी में ही ये हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस हैज बीन डन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी तो ये पूरा डन नहीं है, लेकिन मैं जब ये पर्टिकुलर भी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, सो दैट इट टू बी डन, बट अभी हो जाएगा, Jan 24 में ही हो जाएगा। ठीक है, द कॉस्ट एस्केलेशन जो यहाँ पर उसका कॉस्ट देखोगे, ठीक है, इज रुपीज 2192 करोड़, और 40.9% अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन थ्रू द राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट कितना लेंथ इसकी, 21.8 किलोमीटर इसकी टोटल, आई कैन से द लेंथ है टोटल ब्रिज की। दिस ब्रिज कनेक्ट मुंबई विथ नई मुंबई, दिस इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया। प्लीज इसको लिख लो, प्लीज लिख लो, इट इज द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया। ठीक, ये क्या है, इंडिया का एक लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। ठीक है, इट इज द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ 21.8 किलोमीटर है। ठीक है, द लेंथ ऑन द सी, अगर समुद्र के ऊपर देखोगे तो टोटल लेंथ कितना है, 16.5 किलोमीटर है समुद्र के अंदर। लैंड में देखो कितना आता है, तो 5.5 किलोमीटर लैंड के ऊपर आता है। ठीक है, लेंथ ऑन द सी 16.50 किलोमीटर है, लैंड के ऊपर देखोगे तो 5.5 किलोमीटर है। दिस ब्रिज कनेक्ट द मुंबई टू द नई मुंबई। ठीक है, इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर इसका फाउंडेशन स्टोन देखोगे तो रखा गया था दिसंबर 2016 में, लेकिन उस समय ना फाइनेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी। लेकिन जब सिंधु अभी आए थे 2017 के ही स्टार्टिंग में आए थे इंडिया में, तब उन्होंने बोला था कि 85% ऑफ दिस प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन इज बीइंग फाइनेंस्ड बाय द जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, okay, they will manage this particular construction. Okay, this project will beneficial in a various way, especially it will fasterly connect the Navi Mumbai International Airport, JNPT Port, Mumbai Pune Expressway, Mumbai Goa Highways, etc. ठीक है, the concrete bridge has a feature of a 4 kilometer steel span section in the middle to allow for the ships to pass the underneath। ठीक है, तो शिप भी आराम से वहाँ पे पास हो जाएंगे। Okay. MTHL will features of a intelligence transport system and other amenities required for the marine bridge। ठीक है, which is again very much important। अब ना यहाँ पर और एक चीज मैं चाहता हूँ कि आप नोट डाउन कर लो आपके नोट्स में। ठीक है, अभी जो देखो, जैसे मैंने अभी यहाँ पर बोला कि इट इज द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया, तो इससे पहला कौन सा था, तो इसको बस याद कर लो। जो आपका असम का जो भूपेन हजारिका ब्रिज है, ठीक है, दैट इज द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, जो इससे पहले था। तो कभी कभी पूछते हैं आपको कि भाई पहला कौन सा था और अभी कौन सा है। ठीक है, तो जो भूपेन हजारिका सी ब्रिज है, दैट इज द लॉन्गेस्ट वन। ठीक है, अभी उसको रिप्लेस किया कर दिया गया है अटल सेतु ब्रिज द्वारा। ठीक है, तो इसको बस याद कर लो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच क्रुशियल फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन ना। यस, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा सोचो इसके पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर।
ओके। तो आप में से आई बिलीव इट कि बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पहली बार ही इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में सुना होगा। ठीक है, इसलिए ना मैं डायरेक्टली आपको नोट्स मेकिंग के ऊपर लिख के जा रहा हूँ अभी। देखो, प्लीज गिव द हेडिंग नो इंडिया प्रोग्राम। नो इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखो कि इसका 70th एडिशन ऑफ नो इंडिया प्रोग्राम, ओके, हैज रिसेंटली बीन स्टार्टेड। ठीक है, विच इज हेल्ड, किसके अंतर्गत होता है पर्टिकुलर प्रोग्राम, तो फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। पहले तो ये नोट डाउन करो, किस पर्टिकुलर प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को चलाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें इज फॉर द एंगेजमेंट विद द इंडियन ओरिजिन यूथ। इस एंगेजमेंट होती है यहाँ पर, किसमें एंगेजमेंट होती है, इंडियन यूथ के साथ इसकी क्या होती है, एंगेजमेंट होती है। ठीक है, जैसे एंगेजमेंट विद द इंडियन ओरिजिन यूथ, ठीक, बिटवीन 18 to 30 years ओल्ड। ठीक है, जो 18 से लेके 30 साल के इंडियन ओरिजिन के यूथ है, उनके साथ क्या हो जाएगी, एंगेजमेंट करने के लिए। क्यों एंगेजमेंट करनी है, ताकि उनमें जो अवेयरनेस जाके ऑफर डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ अ लाइफ इन अ कंटेम्पोररी इंडिया, उसके लिए। ठीक है, तो उसके लिए पर्टिकुलरली हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को चलाते हैं। एंड स्पेशली कौन चलाता है, तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को चलाता है। अब ये जो प्रोग्राम है वो 2003 से चल रहा है, तो ऐसे नहीं कि हमें अभी ही चला रहे हैं। ठीक है, 2003 से स्पेसिफिकली इस प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं, हम चला रहे हैं। ठीक है, इसके क्या क्या फीचर्स है, वो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, the applicant finalized through the selection process visit India for the 21-day schedule. ठीक है, 90% of the cost of international airfare for a KIP participating visiting the India is borne by the Minister of External Affairs. ठीक है, while remaining 10% is borne by the applicant themselves. ठीक है, तो जो भी एप्लीकेंट आ रहे हैं इंडिया को एक्सप्लोर करने के लिए बाहर से, तो उनको जो भी एयरलाइन का कॉस्ट होगा, दैट 90% कॉस्ट विल बी पेड बाय द इंडियन पीपल्स, इंडियन मिनिस्ट्री, एंड 10% वो खुद पे करेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ देयर स्टे इन इंडिया, द मिनिस्ट्री प्रोवाइड फॉर देयर अकोमोडेशन, मील्स एंड डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड और बाय एयर, जो भी होगा वो। ठीक है, तो मिनिस्ट्री पूरा उनका खर्चा करेगी। इसका क्राइटेरिया क्या है फिर इसमें आ जाने का, दिस program is open to youth of Indian origin. This program is open to the youth of Indian origin. ये पहली बात है। ये प्रोग्राम क्या है आपका, दिस प्रोग्राम इज ओपन टू यूथ ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, इन एज ग्रुप ऑफ 18 to 30 years, इन एज ग्रुप ऑफ 18 to 30 years, with the preference given to those from ठीक है, गिरमिटिया कंट्रीज, स्पेसिफिकली फ्रॉम मॉरिशियस हो गया, फिजी हो गया, सूरीनेम हो गया, गुयाना, ठीक है, जमैका हो गया। तो यहाँ से जो है उनको क्या होगा, प्रेफरेंस में हम क्या कर देंगे, दे देंगे। ठीक है, नाउ दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इसके बारे में याद करो, सब लोग इसके बारे में लिखो। ठीक है, सबके पास इसका नोट्स होना चाहिए। नाउ वेरी इजी क्वेश्चन, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर चैनल में। वी हैव डन दिस क्वेश्चन इन लास्ट वीडियोस एज वेल। तो अगर आपने अच्छे से रिवीजन की है, अगर आपने अच्छे से उस लास्ट वाले लेक्चर्स को पढ़ा है, तो आप आराम से जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी मुझे जवाब दे सकते हो। ठीक है, थोड़ा सोचो एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। ओके, आई जस्ट होपिंग कि आप लोगों में से सभी लोगों ने करेक्ट आंसर जो है मार्क किया होगा। ठीक है, देखो सवाल क्या है, सवाल बोल रहा है कि जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने अभी अप्रूव किया है द प्रपोजल, इसलिए टू ओपन द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन विच सिटी ऑफ न्यूजीलैंड। ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, रिमेंबर इट इज ओपन इन ऑकलैंड। कहाँ पे ओपन हुआ ये, ऑकलैंड में जो है स्पेसिफिकली ओपन हो रहा है। ठीक है, the Union Cabinet is to be chaired by the PM Narendra Modi has approved the proposal to open the Consulate General of India in New Zealand. ठीक है,
The opening of Consul General of India in Auckland would help in increasing the diplomatic footprint and strengthening the India's diplomatic representation in a view of India's increasing the global engagement. Okay, the consulate is likely to be open and fully operationalized within the time frame of 12 months. That is very much important. ठीक है, लेकिन हाँ, अगर न्यूजीलैंड के ऊपर भी सवाल आता है तो प्लीज रिमेंबर, न्यूजीलैंड का कैपिटल कौन सा है आपका? ठीक है, विलिंगटन। करेंसी कौन सी उनकी? डॉलर। ठीक है, एंड प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी? ठीक है, लक्सन। नेक्स्ट। यस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ थोड़ा सोचो, सोच के मार्क करना करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। देखो, अभी आई एम होपिंग कि आप लोगों ने जो सवाल है उसके बारे में थोड़ा सा सोचा होगा। इंडिया ने एक एमओयू साइन किया। व्हाट इज एमओयू? इट्स अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कौन से देश के साथ? कौन से देश के साथ? फॉर फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, एक्सचेंज ऑफ न्यूज एंड ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स। ठीक है, तो रिमेंबर दिस हैज एमओयू हैज बीन साइंड बाय द इंडिया विद द मलेशिया। इसका साइन क्या है? मलेशिया के साइन साइन किया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, बेसिकली जो हमारे पीएम है, ठीक है, उन्होंने अप्रूव कर दिया है एमओयू को, जहाँ पर क्या होंगे, जो मलेशिया के साथ हमारे जो फ्रेंडली रिलेशन है उसको और भी हम आगे जाके क्या कर पाएंगे? बूस्ट कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज हम हमारे जो ब्रॉडकास्टिंग्स है, जो न्यूज़ है, ठीक है, जो ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स है, उनको क्या करेंगे? हम